मुंशी प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अगलू चौधरी दो पक्के दोस्त थे। वे हिस्सेदारी में खेती करते थे, यहाँ तक कि उनका कुछ भी लेन देन भी एक साथ होता था। दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते थे। जुम्मन जब हज पर गया तो अगलू पर अपने घर की जिम्मेदारी छोड़ गया था और अब अगलू बाहर किसी काम से जाता तो जुम्मन को अपने घर की जिम्मेदारी दे दिया करता था। अलग अलग धर्म के होने के बावजूद दोनों के बीच भाइयों जैसा प्यार और यही उनकी दोस्ती का मूल मंत्र भी था। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी खाला थी जिसके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी। जुम्मन के अलावा उसका कोई नहीं था। जुम्मन ने किसी तरीके से वो ज़मीन अपने नाम करवा ली थी। ज़मीन की रजिस्ट्री जुम्मन के नाम न होने तक मौसी का खूब ख्याल रखा गया। अच्छा खाना, अच्छा व्यवहार एवं आदत सब मिलता था, लेकिन एक बार जब रजिस्ट्री हुई तो ये सब भी जाता रहा। जुम्मन की बीवी रोटियों के साथ मौसी को ताने देने लगी। जुम्मन शेख भी कुछ नहीं कहता। जुम्मन की मौसी को उनकी बहू ताने मारती। 2-3 बीघा ज़मीन क्या दे दी, मानो मोल ही लिया हो। मौसी ने कुछ दिनों तक ये सहा, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो उसे इसकी शिकायत जुम्मन से कर दी। लेकिन जुम्मन ने औरतों के मामले में दखल देना सही नहीं समझा। कुछ दिन तक ये सब यूं ही चलता रहा, लेकिन जब मौसी ये सब सहा नहीं गया तो उसने जुम्मन से कहा, बेटा अब मेरा तुम्हारे साथ निभ नहीं पाएगा। एक काम करो, मुझे हर महीने पैसा दे दिया करो, मैं अपना गुजारा कर लूँगी। जुम्मन ने बड़े ही रूपरेखा से जवाब देते हुए कहा, पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? मौसी ने बड़े ही नम्र भाव से कहा, मेरे पास रोजी रोटी के लिए कुछ तो होना चाहिए। पर जुम्मन मुकर गया। इस पर मौसी गुस्सा हो गई और उसने पंचायत करके की धमकी दे दी। इस पर जुम्मन हंसा और बोला, हाँ ज़रूर करो पंचायत, फैसला ही हो जाए। मैं भी कब तक ये सहता रहूं। जुम्मन का पूरा भरोसा था कि पंचायत का फैसला उसके पक्ष में जाएगा। आसपास के गांव में ऐसा कोई नहीं था जो जुम्मन के एहसानों के तले दबा नहीं था। कोई उससे बिगाड़ भला क्यों चाहेगा। उसे अपनी जीत पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि आसमान से फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इस बीच बेचारी मौसी हाथ में लाठी लिए एक गांव से दूसरे गांव दौड़ती रही। एक एक कदम चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन अब बात आन पर पड़ी थी तो उसका निर्णय होना तो ज़रूरी था। गांव में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसको बुढ़िया ने अपना दुखड़ा न सुनाया हो। किसी ने तो बुढ़िया की बातों को ऊपर ऊपर ही सुना तो किसी ने उसके प्रति अपनी संवेदना दिखाई। ऐसे बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने बुढ़िया की बातों को गौर से सुना हो। सब तरफ घूम घाम के अंत में बुढ़िया अगलू चौधरी के पास पहुंची। अपनी लाठी किनारे रखते हुए उसे अगलू से कहा, बेटा तुम भी मेरी पंचायत में आना। अगलू ने कहा, मुझे बुलाकर क्या करोगी मौसी, गांव के और लोग तो आएंगे ही। मौसी बोली, अपनी मुसीबत का रोना सबके आगे रो आई। अब आना न आना उसके अधिकार में है। इस पर अगलू ने कहा, आने को तो मैं आ जाऊंगा मौसी, पर वहाँ मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मौसी ने पूछा, क्यों? जवाब में अगलू ने कहा, जुम्मन मेरा पुराना दोस्त है और मैं
उसके साथ अपना रिश्ता बिगाड़ नहीं सकता। मौसी बोली, तो क्या बिगड़ने के डर से अपने दिल की नहीं कहोगे वहाँ? अगलू मौसी के इस सवाल का जवाब नहीं दे सका, लेकिन उसके दिलो दिमाग में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। शाम के समय पंचायत बैठी। जुम्मन ने पहले से ही पंचायत के बैठने के लिए इंतजाम कर रखा था। पंचायत शुरू हुई और बूढ़ी मौसी ने पंचों से निवेदन करते हुए कहा, पंचों, आज 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी ज़मीन जुम्मन के नाम कर दी। इसके बदले में इसने मुझे रोटी कपड़ा देना मंजूर किया था। साल भर तो जैसे ही काट लिया, पर अब रोज़ रोज़ का सहा नहीं जाता। अब मुझे ना तो रोटी मिल रही है और ना ही कपड़ा। अब इस उम्र में कोर्ट कचहरी जा नहीं सकती। ऐसे में तुम लोगों के सिवा मैं किसी को अपना दुख बताऊं? तुम्हारा जो फैसला होगा वह मैं मान लूँगी। रामधन मिश्र, जिनके कुछ परिचित आसमानियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसाया था, उन्होंने जुम्मन से पूछा, हाँ मियाँ, तुम किसी पंच को बदलना चाहो तो अभी कर लो। बाद में जो पंच कहेंगे वो फैसला तुम्हें मानना होगा। जुम्मन को फिलहाल सदस्य में वही लोग दिखाई दे रहे थे जिनसे किसी न किसी कारण उनका मन मुटाव था। जुम्मन ने रामधन मिश्र को उत्तर देते हुए कहा, मेरे लिए पंच का हुक्म अल्लाह की हुक्म की तरह है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस पर बुढ़िया मौसी जुम्मन से बोली, पंच किसी का दोस्त या फिर दुश्मन नहीं होता। अगर तुम्हारा किसी पर विश्वास नहीं है तो रहने दो। तुम अगलू को तो अच्छी तरह जानते हो ना, तो मैं उसे ही सरपंच बनाती हूँ। यह बात सुनकर जुम्मन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। अपनी भावनाओं को छुपाते हुए जुम्मन ने कहा, चलो अगलू चौधरी भी ठीक है, मेरे लिए तो जैसा रामधन वैसा अगलू। अगलू ने जैसे ही यह बात सुनी तो वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वह इसी कनी काटना चाहता था, सो वह बोला, अरे मौसी, तुम तो जानती हो कि मैं और जुम्मन बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस पर मौसी ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा, बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान तो नहीं बेचेगा। पंच तो खुदा का नुमाइंदा होता है। इस पर अगलू चौधरी ने जुम्मन से कहा, देखो, मैं और तुम पुराने दोस्त हैं, हमने हमेशा एक दूसरे की मदद की है, लेकिन अब पंचों से जो भी निवेदन तुम्हें करना है वो करो। अगलू की बात सुनकर जुम्मन ने सोचा कि अगलू ये सब बातें केवल दिखावे के लिए कर रहा है, इसलिए जुम्मन पूरे विश्वास के साथ बोला, पंचों, मेरी मौसी ने अपनी ज़मीन मेरे नाम कर दी थी। इसके बदले मैंने उसका ख्याल रखना कबूल किया था। इस बात का खुदा गवाह है कि मैं आज तक अपनी मौसी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी, लेकिन औरतों में आपस में अनबन रहती है, इसे मैं क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा मौसी मुझसे अब महीने का खर्च अलग से देने को बोल रही है। इन्होंने मेरे नाम अपनी कितनी जायदाद की है ये सभी लोगों को पता है, और उससे इतना लाभ नहीं कि मैं मौसी का महीने का खर्च निकाल सकूं। दान पत्र में भी इस तरह के खर्च का कोई जिक्र नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं इस तरह के झमेले में पड़ता ही नहीं। बाकी पंचों को जैसा ठीक लगे वैसा फैसला करें। अगलू चौधरी को कभी कभार कचहरी का काम पड़ ही जाता था, इसलिए वह कानून के बारे में अच्छी समझ रखता था और कानून का भी पक्का था। इसलिए उसने जुम्मन से तर्क करना शुरू किया। अगलू का एक एक सवाल जुम्मन को बहुत खटक रहा था। वो इस बात को लेकर हैरान था कि अभी थोड़ी देर पहले तक
अगलू किसी तरह की बातें कर रहा था और एकदम से न जाने उसे क्या हो गया है। जुम्मन अभी इसी सोच विचार में था कि इतने में अगलू ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन पंचों ने तमाम दलीलों को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि मौसी को तुम्हें हर महीने खर्च देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें यह फैसला मंजूर नहीं हो तो जायदाद को लेकर कारनामा है उसे रद्द समझा जाएगा। फैसला सुनकर जुम्मन का होश उड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह फैसला उसका दोस्त सुना रहा है या फिर उसका कोई दुश्मन। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया हो। अब जुम्मन को बस हर वक्त यही बात खाए जा रही थी कि वो अपना साथ हुए उस धोखे का बदला कब ले। आखिर वो दिन आ गया और जुम्मन को अगलू से बदला लेने का मौका भी मिल गया। अगलू बटेसर से बैलों की एक जोड़ी खरीद कर लाया था जिसमें से एक बैल की मौत हो गई थी। इस पर जुम्मन सब से कहता फिरता, यह तो उस धोखे की सज़ा है। इंसान चाहे कुछ भी करे लेकिन वो खुदा सब देखता है। वही अगलू चौधरी को इस बात का शक था कि उसके बैल की मृत्यु ऐसी ही नहीं हुई है बल्कि हो सकता है कि जुम्मन ने बैल को जहर दिया हो। चौधराइन ने भी इसे लेकर हामी भर दी। इस बात को लेकर एक दिन चौधराइन और जुम्मन के बीच में काफ़ी बहसबाजी भी हुई। अब अगलू को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले बैलों का करे तो करे क्या। गांव में भी एक समझू साहू नाम का व्यक्ति था। उसका इक्का गाड़ी चलता था। उसका काम गांव से गुड़ लादकर शहर मंडी ले जाना और वहां से तेल नमक आदि लाना था। समझू का मन अगलू के बैल पर आ गया था। उसने देखा कि बैल काफ़ी अच्छा है तो दिन में 2-4 चक्कर शहर के हो जाएंगे। तो उसने इस बारे में अगलू से बात की और एक तय दाम में बैल ले जाकर अपने खूंटे में बांध दिए। समझू को नया बैल क्या मिला वो फूले न समाता। दिन में 4-4 चक्कर शहर को लगाने लगा। ना उसे बैल के चारे की फिक्र होती और ना ही उसे पानी की। रात को बस सूखा रूखा भूसा सामने डाल दिया करता था। बेचारा बैल दम नहीं ले पाता था कि समझू उसे फिर हाँक देता। एक दिन शहर का चौथा चक्कर लगाते हुए समझू साहू वापस आ रहा था। उसने इक्के पर दुगुना वजन लादा था। दिन भर की थकान से बैल मुश्किल से चल पा रहा था। अंधेरा होने वाला था और समझू को पहुंचने की जल्दी थी। ऐसे में वह कोरे मारकर भगाता जाता लेकिन अंत में जानवर से सहा नहीं गया और वह धरती पर गिर गया। बैल गिरा भी ऐसा कि उसे प्राण छोड़ दिए। दिन भर के चक्कर लगाने के बाद साहू जी के पास कोई 250 रुपये कमाई बनी थी जो उसकी कमर में बंधी थी। इसके अलावा नमक के बोरे भी गाड़ी में थे। ऐसे में गाड़ी को छोड़कर भी वो जा नहीं सकता था। इस तरह से उसने रात में वहीं रुकने का फैसला किया। पहले हुक्का और फिर चिलम पीकर साहू जी ने अपनी नींद को भगाने की कोशिश करते रहे लेकिन न जाने कब आंख लग गई। जब नींद खुली तो इसके साथ ही होश उड़ गए। कमर से बंधी थैली गायब थी। इस घटना के करीब 1 महीना बीत गया। अगलू जब अपने बैल के पैसे लेने साहू जी के पास गया तो मामला ही उल्टा पड़ गया। साहू उसकी बीवी भी उस पर झला पड़ी। साहू बिगड़ते हुए बोला, यहाँ हमारी पूरी कमाई लूट गई और इन्हें अपने पैसों की पड़ी है।
कमज़ोर बैल थमा दिया और अब उसके भी पैसे मांगने चले। अगर तसल्ली नहीं मिली तो हमारा बैल बाहर बांधा है, उसे ले जाओ। महीना 2 महीना उसे काम करवा लो, जो ज़्यादा क्या लेंगे। अगलू पहले तो शांत रहकर मामला दबाने में लगे, लेकिन यहाँ सवाल पैसों का था तो वो भी गुस्सा पड़े। दोनों की सोच सुनकर गांव के और लोग इकट्ठा हो गए। दोनों का शांत करवाते हुए उन्हें पंचायत करने की सलाह दे डाली। अगलू चौधरी और समझू साहू दोनों इसके लेकर राजी हो गए। फिर क्या था, घटना के ठीक तीसरे दिन पंचायत बैठी। रामधन बिंस ने कहा, देर क्यों करें, अपने पंचों का चुनाव कर लो। बोलो अगलू, तुम किसे पंच चुनोगे। अगलू ने कहा, समझू साहू ही हमारा निर्णय करेंगे। इस पर समझू खड़ा हुआ और बोला, मैंने जुम्मन शेख को चुनता हूँ। जुम्मन का नाम सुनते ही अगलू चौधरी पीला पड़ गया। इस पर रामधन ने पूछा, क्यों अगलू, तुम्हें इस बात पर कोई आपत्ति तो नहीं। अगलू ने उत्तर दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जुम्मन ने जैसे ही सरपंच का स्थान ग्रहण किया, उसके मन में यह भाव पैदा हुआ कि मैं इस वक्त धर्म के सबसे बड़े स्थान पर बैठा हूँ। मैं जो कहूँगा वो अल्लाह की आवाज़ होगी, इसलिए मुझे सत्य के मार्ग पर ही चलना है। पंचायत शुरू हुई और दोनों पक्षों के सवाल जवाब का सिलसिला भी। इस बात को लेकर सभी की सहमति थी कि समझू को बैल का खरीद मूल्य तो देना ही होगा, लेकिन दो पंच इस बात को लेकर समझू को थोड़ी राहत देना चाहते थे, क्योंकि बैल के मर जाने से उसे भी हानि हुई थी। लेकिन इसके उल्टे दो पंच समझू पर बैल का मूल्य के अलावा उस पर अतिरिक्त दंड राशि भी लगाना चाहते थे, ताकि कोई दूसरा पशु उसके साथ इस तरह का क्रूर व्यवहार करने से पहले 100 बार सोचे। अंत में जुम्मन खड़ा हुआ और फैसला सुनाते हुए बोला, अगलू चौधरी और समझू साहू पंचों ने पूरे मामले पर अच्छी तरह से सोच विचार कर यह निर्णय लिया है कि समझू साहू अगलू चौधरी को बैल के पूरे पैसे देगा, क्योंकि जब बैल खरीदा गया था तो उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत उस पर किए जुल्म और कड़े परिश्रम से हुई है। इस पर रामधन मिश्र खड़े होते हुए कहा, समझू साहू ने बैल के अपने किए की वजह से मारा है, इसलिए उसे अतिरिक्त दंड भी लेना चाहिए। इस पर जुम्मन ने कहा, यह दूसरा मसला है, इसे अभी उठाने का कोई मतलब नहीं है। इस पर झगड़ू साहू बोले, पर समझू को भी थोड़ी रियासत तो मिलनी चाहिए। इस पर जुम्मन ने कहा, यह अगलू चौधरी का खुद का फैसला है, अगर वह समझू को रियायत देते हैं तो उनका बड़प्पन होगा। पंचों का यह फैसला सुनकर अगलू चौधरी बहुत खुश हुआ और जोर से नारा लगाते हुए बोला, पंच परमेश्वर की जय। पंचायत में मौजूद सभी लोग अगलू के साथ यह नारा लगाने लगे। हर कोई जुम्मन की न्यायिक नीति के तारीफ कर रहा था। पंचायत खत्म होने के बाद जुम्मन अगलू के पास आया और रोते हुए उसे गले लगा लिया। जुम्मन बोला, भाई अगलू, जब तुमने मेरी पंचायत का फैसला सुनाया था तो मुझे बहुत बुरा लगा था और तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन बैठा, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब हम पंचों का स्थान ग्रहण करते हैं तो ना कोई किसी का दोस्त होता और ना ही दुश्मन। सच और न्याय के सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता है। यह बात सुनकर अगली चौधरी भी रोने लग गया।
दोनों के बीच जो बुराइयां का मैल था वो आंसुओं में धुल गया और दोनों की दोस्ती और पक्की हो गई। कहानी से सीख। जब हमारे हाथ में निर्णय लेने की शक्ति हो तो हमें किसी के साथ पक्षपात नहीं करना चाहिए। एक आदर्श न्यायकर्ता वही है जो सबका समान रूप से देखते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आगे और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ें।